तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं परागण के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 10 और 12 यानी कि हाई स्कूल और इंटर दोनों के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं बोर्ड में। तो पहले हम जानते हैं यहाँ पर परागण किसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो फिगर बनाया गया है, ये फिगर जो बनाया गया है ये पूछता है कि पुष्प की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको बनाना होगा आप लोगों को, है ना। और पूछे कि पुष्प के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसको बनाना होगा आप लोगों को। प्लस इसमें बताते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है बीच में हाई, ये पूरा हाई वाला, इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। हाई पूरा क्या है? अंडाशय है। देखिए यहाँ पे लिखा हमने, ये पूरा अंडाशय है। ठीक, ये पुष्प का, ये जो पुष्प का ये अंडाशय वाला भाग होता है, पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है ना, ये पुष्प का मादा भाग होता है, ये अंडाशय। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए निकले हुए हैं ये वाला जो भाग होता है, इसको हम अगर संपूर्ण रूप से मिलाकर कहें तो इसको पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पुंकेसर बोलते हैं। और पुंकेसर में यहाँ पर जो थैली बनी हुई है, ये पराग कोष कहलाता है। क्या कहलाता है? पराग कोष कहलाता है। और इसी पराग कोष में पुष्प का नर युग्मक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प का नर युग्मक क्या होता है? तो परागकण होता है, नर वाला भाग, है ना, परागकण होता है। और मादा वाला पार्ट क्या होता है? अंडाशय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो निकला हुआ पार्ट है, ये इसको बोलते हैं पुंकेसर। उस पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश। और परागकोश में क्या होते हैं? पराग कण रहते हैं। अब देखिए जो अंडाशय है, अंडाशय का भाग देख लेते हैं। तो अंडाशय का जो ऊपरी वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला भाग होता है, उसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और हाई जो बीच में खाला वाला भाग है, ये वाला, ये इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका। आ गया ये नीचे। तो बीच में जो बना हुआ फिगर ये वाला है, ये पूरा पोर्शन, इसको हम बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। और इस बीजांड में ऊपर 3 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी। इन तीनों कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, तो बीजांड के सबसे ऊपर वाली 3 कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। और नीचे देखिए, नीचे भी 3 कोशिकाएं हैं ऐसे ही। तो नीचे 3 कोशिकाओं में से किनारे की जो 2 कोशिकाएं हैं, जो किनारे की 2 कोशिकाएं हैं, इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। और जो बीच में एक कोशिका बच रही है, उसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। और यहाँ पर देखिए बीच में और बना हुआ इस तरह से 2 कोशिका के रूप में बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। और जो पुष्प का हरा वाला भाग होता है, जिसको पुष्प पकड़े हुए रहता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। सॉरी, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। इसको बाह्य दल बोलते हैं। और पुष्प का जो रंगीन वाला भाग होता है, रंग बिरंगी, जैसे सरसों में पीला हो गया, है ना, गुलाब में गुलाबी हो गया, ये रंगीन वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। तो पुष्प का हरा वाला भाग जो होता है, जिस पुष्प को पकड़े रहता है, बाह्य दल हो गया। ठीक है ना, समूह में क्या बोलते हैं? इसको बाह्य दल पुंज बोलते हैं। बाह्य दल हो गया। रंगीन वाला भाग क्या हो गया? दल हो गया। और जो पूरा ये वाला भाग है, स्त्री वाला भाग, अंडाशय हो गया। और पुरुष वाला भाग क्या हो गया? पुंकेसर हो गया। पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश होता है। और परागकोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। अब इसमें से पराग कण निकलेंगे जब ये फूटेगा, जब ये परागकोश टूटेगा, तो उसमें से परागकण जो बहे रहेंगे छोटे छोटे कणों के रूप में, वो निकलेंगे। और निकलने के बाद कहाँ पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर। परागकण यानी कि नर वाला भाग कहाँ पहुंचेगा? वर्तिकाग्र पर, यानी कि मादा वाले भाग पर। ठीक, तो जब परागकण पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर, तो उसी पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो देखिए इधर, तो परागकण, परागण किसे कहते हैं? परागकण जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, और जो परागण हो क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो देखिए परागण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे सीधे कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है ना। इसमें से निकलेंगे क्या? निकलेंगे परागकोश में से पराग कण निकलेंगे। ठीक है, परागकण निकलेंगे। और जब ये परागकण कहाँ पहुंचेंगे? आकर वर्तिकाग्र पर। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक, अगर परागण पूछे कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों 2 प्रकार का परागण होता है। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और परपरागण को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो स्वपरागण पूछे किसे कहते हैं या परपरागण किसे कहते हैं, दोनों हम भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर कि स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो यहाँ देखिए, स्व मतलब स्वयं से मतलब है, और यहाँ पर मतलब पराय से मतलब है। स्वयं मतलब उसी पुष्प का परागकण जब उसी पौधे के, है ना, मान लीजिए कोई पौधा है, देखिए फिगर से आप आसानी डिफाइन कर सकते हैं। तो जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण, जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के, स्वयं की बात हो रही तो वहीं पर हो रहेगा, उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उस क्रिया को स्वपरागण
कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, एक बार फिर देखिए याद आ जाएगा। परागण किसे कहते हैं? तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। कितने प्रकार के परागण होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। और स्वपरागण की अगर हम बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको? तो जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। उस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ठीक, अब आते हैं परपरागण पे। ये परपरागण किसे कहते हैं? तो जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। ठीक है, सुनिए, जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। ठीक है, तो परागण अब खत्म हुआ। परागण पूछे अगर आप 2-3 नंबर में तो ये पूरा लिख सकते हैं। अब परपरागण कैसे होता है, परपरागण की युक्तियां क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो परपरागण दो प्रकार से होता है ना, जैसे सजीवों से निर्जीवों से भी। जैसे निर्जीव में क्या हो गया? हवा हो गया, जल हो गया, है ना, हवा हो गया, जल हो गया, दो प्रकार से हो गया, इसमें निर्जीव है ना। और बाकी अगर हम देखें जंतुओं द्वारा, सजीवों द्वारा देखें तो जो कीड़े मकोड़े हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए या बड़े जीव हो गए, जो भी जंतुओं द्वारा अगर परागण हो इसको क्या बोलते हैं? जंतु परागण। ठीक है ना, वो आता है सजीवों के अंतर्गत। तो अगर परागण क्रिया यानी परागकण को कुल करना क्या है परागण में, कि परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचाना है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जो पौधा रहेगा, जिस जाति का पौधा रहेगा, उसका परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचना चाहिए। ठीक है ना, तभी परागण होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर थोड़ा सा इसको अगर बड़ा करना चाहेंगे हम लोग, परागण तो खत्म हो गया, तो पर परागण हम देखते हैं कैसे होता है। तो पर परागण की युक्तियां क्या हैं, विधियां क्या हैं? तो अगर परागण की क्रिया जल द्वारा संपन्न होती है, जैसे जो जल वाले पौधे होते हैं उनमें जल द्वारा होगा परागण, तो जो यानी कि परागण क्रिया जब जल द्वारा संपन्न होती है, संपूर्ण होती है, तो उसको जल परागण कहते हैं, यानी कि हाइड्रोफिली कहते हैं। और जब परागण क्रिया वायु द्वारा संपन्न होती है कि हवा उड़ा कर ले जाए परागकण को और वर्तिकाग्र पर पहुंचाए तो उसको हम बोलते हैं वायु परागण। ठीक उसी प्रकार अगर कीटों द्वारा होता है परागण तो कीट परागण, जंतुओं द्वारा जब परागण होता है जंतु परागण। ठीक है, यानी जंतुओं द्वारा पूछा जाए, जैसे मधुमक्खी है, रस चूसने गई फूलों का, परागकण उसके ऊपर चिपक गया, फिर दूसरे पुष्प बैठी तो उसके बाद कागज पर पहुंच गया, इस तरह से क्या जंतु परागण हो जाएगा, है ना। जब चींटी द्वारा परागण होगा चींटियों के द्वारा तो चींटी परागण, जब परागण क्रिया सर्प द्वारा होगी सर्प परागण, बस नाम जोड़ देना है। तो परागण से पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हुआ।